नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। क्या भारत वाकई नेक्स्ट वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन सकता है? क्या भारत चाइना को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बीट कर सकता है? और क्या ये सपना है या शुरू हो चुका एक न्यू चैप्टर? ये सवाल अब सिर्फ यूट्यूब की थंबनेल पर नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट, पेंटागन, टोक्यो, यूके और चाइनीज मीडिया की टेबल्स पर भी पूछा जा रहा है। पिछले 30 साल में दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग मैप का एक ही नाम था, चाइना। लो कॉस्ट लेबर, मैसिव लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और सरकार का वन गोल स्ट्रेटजी, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 2001 में WTO में एंट्री के बाद चाइना की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी केवल 900 अरब डॉलर थी। आज ये फिगर है $5 ट्रिलियन से ज्यादा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चाइना की ग्रोथ अब कॉस्टली, सैचुरेटेड और पॉलिटिकली रिस्की हो चुकी है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर, टेक सैंक्शंस, राइजिंग वेजेस, एजिंग पॉपुलेशन और सबसे बड़ा ग्लोबल डिपेंडेंस रिस्क। इसी वैक्यूम में 2020 के बाद एक नया नाम उभरा, इंडिया। इंडिया अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं रहा। PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर पुश, डिफेंस प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, EV सप्लाई चेन, रेयर अर्थ टॉक्स, नेवल शिप बिल्डिंग, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल रिबाउंड, ये सब एक लंबी इंडस्ट्रियल चेन के हिस्से हैं। 2023 में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $20 बिलियन पार कर गया, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया चाइना प्लस वियतनाम के बाद थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। एप्पल ने सिर्फ 3 साल में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट 4 गुना बढ़ा दिया। डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में 1000 करोड़ था, 2024 में 21,000 करोड़ पार कर गया। ये केवल इंडेक्स नहीं, ये डायरेक्शन है। पर सवाल ये नहीं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है या नहीं, सवाल है क्या इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है? क्या हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड्स, इंग्लिश वर्कफोर्स, जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट, डेमोक्रेसी एडवांटेज, सप्लाई चेन रिलायबिलिटी और सिलिकॉन वैली इक्वेशन हमें चाइना के मॉडल से आगे ले जा सकती है? तो चलिए चाइनीज मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। आज का वर्ल्ड्स नेक्स्ट टॉपिक राइज ऑफ इंडिया पर है। हर कोई कह रहा है कि भारत अगला वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनने जा रहा है या फिर नेक्स्ट चाइना बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस शानदार इकोनॉमिक डेटा के पीछे भारत से जुड़ा एक ऐसा नाम भी है जो चौंकाने वाला है, जिसे कहा जाता है फॉरेन कैपिटल। ऐसा क्यों? आइए पहले इस जबरदस्त इकोनॉमिक डेटा पर नजर डालते हैं। मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व में भारत की जीडीपी पहुंच चुकी है US $4.18 ट्रिलियन तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मौजूदा ग्रोथ रेट के अनुसार अगले 2 से 3 वर्षों में भारत के जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का ये भी अनुमान है कि 2030 तक भारत की जीडीपी बढ़कर US $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। नंबर्स को देखकर ये साफ दिखाई देता है कि इंडिया में आगे बढ़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन असली समस्या ये है, क्या हम वाकई इतनी बड़ी पाई को देख भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? चलिए एक क्लासिक केस पर नजर डालते हैं। जब चाइना की नेटवर्क कंपनीज इंडिया में एंटर हुई तो क्या हुआ? इन कंपनीज का चाइना में पहले से ही काफी अच्छा रिकॉर्ड था। वहां बैड डेट रेट आमतौर पर 5% से 8% के बीच कंट्रोल्ड रहता था। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही ये कंपनीज इंडिया में फुल होप के साथ एंटर हुई, बैड डेट रेट सीधा बढ़कर 80% तक पहुंच गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये, अगर आप 100 युआन लोन देते हैं तो आप सिर्फ 20 युआन रिकवर कर पाते हैं और इन 20 युआन में से भी एम्प्लॉइज की सैलरीज, ऑफिस रेंट और मोदी गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ता है। यानी प्रैक्टिकली ये पूरा मॉडल चैरिटी जैसा बन गया। अब सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? शॉर्ट में कहें तो इसके 3 बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में 20 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इतनी भाषाएं सीखना और समझना जेन्युइनली मुश्किल है। सेकंड, नो प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम। असल में यहाँ बहुत से लोगों के पास बैंक रिकॉर्ड ही नहीं होता, इसलिए रीपेमेंट की इंटेंशन भी काफी वीक रहती है। थर्ड, कोर्ट एफिशिएंसी। इंडिया में जुडिशियल प्रोसेस इतना स्लो है कि अगर कोई कंपनी कोर्ट में केस फाइल करती भी है तो केस खुलने से पहले ही कंपनी का दिवाला निकल सकता है। यही से शुरू होता है वो कॉन्सेप्ट जिसे फॉरेन कैपिटल कहा जाता है। इंडिया में एंट्री तो काफी आसान है, लेकिन एग्जिट वो बिल्कुल भी आसान नहीं। प्रॉफिट कमाना वाकई बहुत मुश्किल है। फॉरेन ट्रेड में पैसा कमाना कठिन होने के अलावा इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहद एक्सट्रीम है।
2014 से 2023 तक यानी पिछले 10 सालों में इंडिया के बिलियनियर्स की एसेट्स लगभग 300% तक बढ़ गई हैं। आज इंडिया की रिचेस्ट 1% पॉपुलेशन पूरे देश की 40% से ज्यादा वेल्थ को कंट्रोल करती है। सीधे शब्दों में कहें तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से होने वाला ज्यादातर प्रॉफिट कुछ चुनिंदा लोगों की पॉकेट्स में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के 75 मिलियन लोगों की डेली लिविंग कॉस्ट $3 से भी कम है और 2.67 बिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के एज पर जीवन बिता रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इंडिया में गरीबों की टोटल संख्या लगभग यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। यही स्थिति 4 बड़ी चिंताओं को जन्म देती है, जैसे कि गरीबों की भारी संख्या, बेहद कमजोर परचेसिंग पावर वाली पॉपुलेशन और हालांकि यूथ की संख्या बहुत है लेकिन ओवरऑल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी काफी लो है। 新人但素质不齐，失业率也很 इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी हाई है, साथ ही लैंड रिफॉर्म भी पीछे है। फैक्ट्रीज जब फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड एक्वायर करना चाहती हैं तो यह प्रोसेस अक्सर डेकेड्स तक खींच जाता है। इसके अलावा इंडिया में रिलीजियस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सोशल बॉटम लाइन को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है। हालांकि इससे स्थायित्व बनी रहती है लेकिन इससे क्लास मूवमेंट की मोटिवेशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। यानी इस बीच दुनिया भर की कंपनियां इंडिया में एंट्री की कोशिश कर रही हैं, पर शायद असली सवाल ये होना चाहिए, इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फंड है या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चरेशन साइट। अब आइटम 5 पर आते हैं। 2024 में मोदी ने इंडिया की इकॉनमी सेलिब्रेट की, लेकिन कैमरा जब आज की तरफ मुड़ा तो लेटेस्ट डेटा ने पूरी तस्वीर बदल दी। आज इंडिया की इकोनॉमिक स्केल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और अगर इंडिया अपने करंट प्लान्स और आइडियाज पर टिके रहे तो अगले 2.5 से 3 साल में इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। इंडिया की इकोनॉमी इतनी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है कि दुनिया हैरान है। मोदी गवर्नमेंट ने 2030 तक इंडिया की जीडीपी $7.3 ट्रिलियन होने का प्रोजेक्शन दिया है, जो लगभग $2.29 ट्रिलियन ताइवान डॉलर के बराबर है। और अगर सब कुछ करंट स्पीड से चलता रहा तो आने वाले 2 से 3 साल में इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। Investors need to remember इन्वेस्टर्स को ये बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया में मिडिल क्लास लगातार वेल्थियर होता जा रहा है और इंडिया का मिडिल क्लास इतना बड़ा है कि उसका साइज यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यानी कि ये वाकई में एक इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। 从经济面来 इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने ऐसा रिकॉर्ड हासिल किया है जिस पर दुनिया गर्व कर सकती है। जापान को पीछे छोड़ देने वाले नंबर्स इतने आकर्षक हैं कि दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को मैग्नेट की तरह अपने तरफ खींच रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को बाद में पता चला कि इंडियंस का पैसा शायद दुनिया में सबसे मुश्किल से कमाया जाने वाला और सबसे हॉट हैंडेड पैसा है। 中国网贷企业带着 चाइना की ऑनलाइन लोन कंपनीज जिनके पास अनमैच्ड लार्ज स्केल डेटा और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, इंडिया में एंटर करके सोची थी कि वो यहाँ आराम से पैसा कमा लेंगी। उन्हें लगा कि ये बिजनेस एक तरह का डिटरेंट साबित होगा, जहां बस लेट कर पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। इंडियंस ने उन्हें जमीन पर घसीट कर रख दिया। 广代公司利用科技 ऑनलाइन लोन कंपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को कनेक्ट करती हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट निकालकर अपना बिजनेस चलाती हैं। चाइना में इसे एक तरह का स्टैंडर्ड वायलेंट इंडस्ट्री कहा जा सकता है। कीफू टेक्नोलॉजी और बाइडू की डू शॉमन जैसी कंपनीज हर साल बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। लेकिन जब यही चाइनीज कंपनीज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया में कम्पीट करने पहुंची तो अंत में सिर्फ 4 वर्ड्स बचे, ऑल गो टू वेस्ट। 这有从这个印度 इंडियन मार्केट से विड्रॉवल लेने वाले एक बॉस ने साफ कहा कि वह 2 साल तक ऑपरेशंस चलाते रहे और कुल लोन्स का वॉल्यूम 5 अरब रुपए तक पहुंचा, लेकिन बैड डेट रेट 47% तक पहुंच गया। और ध्यान रहे, ये सिर्फ मिडिल लेवल है। कई छोटे प्लेटफॉर्म्स में तो बैड डेट रेट सीधा 40% से 80% तक सोआर कर गया। 80中期在 चाइनीज कंपनीज के इंडियन मार्केट से टकराने का पहला कारण था लैंग्वेज बैरियर। भारत में सैकड़ों डायलेक्ट्स मौजूद हैं। बिजनेस कंपनीज ने मेहनत करके डिलेड एसएमएस और नोटिफिकेशंस भेजे, लेकिन यूजर्स समझ ही नहीं पाए, बस इग्नोर कर दिया। दूसरी समस्या थी क्रेडिबिलिटी का अभाव। कई लोग लोकल लेवल पर जॉब्स में स्टेबल नहीं हैं, यहाँ तक कि लोग ट्रेन से भी भाग जाते हैं। उन्हें अपने क्रेडिट रिकॉर्ड्स की बिल्कुल परवाह नहीं होती। ऑनलाइन लोन सिस्टम को समझने के लिए इंडिया में एक पूरा लोन इंडस्ट्री इकोसिस्टम भी बन चुका है। इसका ऑपरेटिंग लॉजिक बहुत सिंपल है। ऐसे लोग जिनको ऑनलाइन लोन मॉडल की गहरी समझ है, वे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को प्लेटफॉर्म्स पर भेजते हैं ताकि वे मैलिशियस बोरोविंग कर सके। चीन में इन्हें कहा जाता है ओल्ड ब्रदर ऑफ ऑनलाइन लोन्स। सबसे कठोर बात यह है कि मैलिशियस बोरोविंग को इंडियंस ने एक पूरी इंडस्ट्री चेन की तरह पैक कर दिया है और अगर चाइनीज कंपनीज कोर्ट में केस भी करती हैं तो मुकदमा कई सालों तक खींचता रहता है। जब तक वर्डिक्ट आता है तब तक कंपनी गिर चुकी होती है।
आंकड़े बताते हैं कि चाइनीज ऑनलाइन लोन कंपनीज का बैड डेट रेट 80% तक पहुंच गया था। यानी 100 युएन का लोन देना मानो सिर्फ 20 युएन वापस पाने जैसा, बाकी सब थैंक यू। 元。 चाइनीज नेटिजन्स ने तो खुद से सेल्फ प्रोक्लेम्ड एआई वीडियोस तक बना डाले। और इंडियन मार्केट में आयरन प्लेट पर पैर सिर्फ चाइनीज कंपनीज ने ही नहीं मारा, बल्कि ग्लोबल जायंट्स जैसे अमेज़न, वर्ल्ड फेमस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी और वॉलमार्ट यूएस रिटेल जायंट भी टकरा गए। न्यू दिल्ली अथॉरिटीज ने न सिर्फ कई फॉरेन इन्वेस्टमेंट केसेस को सप्रेस किया, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज फूड इंडस्ट्री पर भी दबाव बढ़ाया। यहाँ तक कि सरकार ने एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा कर दी, जिसका मकसद था इंडियन नेशनल मर्चेंट्स डे को प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें ऑनलाइन स्टोर्स सेट करने में मदद देना। इंडिया में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, चाहे प्राइवेट हो या इंस्टीट्यूशनल, बिना लाइसेंस के इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और यह लाइसेंस पाना इतना आसान नहीं होता। न्यू दिल्ली गवर्नमेंट बार बार रूल्स ऑफ द गेम बदलती है। ऊपर से आउटडेटेड इन्वेस्टमेंट लेबर लॉज और लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स भी जुड़े हुए हैं। इस तरह इंडियन मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट मेज या कहें तो ड्रीम ट्रैप बन गया है। इसके अलावा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना मजबूत नहीं है और लेबर क्वालिटी भी संतोषजनक नहीं है, जिससे फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट काफी कम हो जाती है। 低外商投资意愿。 अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। 经济起 दी इकोनॉमिक बूम बेहद क्रूर साबित हो रहा है। हालांकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है और लोगों की औसत उम्र सिर्फ 28 इयर्स है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 25% तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ देश के रिचेस्ट 1% लोगों के पास इंडिया की कुल वेल्थ का लगभग 40% हिस्सा है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा फायदा सिर्फ एक बहुत छोटे इलीट वर्ग के हाथों में जा रहा है। इंडिया में रिच और पुअर के बीच का गैप इतना बढ़ चुका है कि वो कॉलोनियल पीरियड को भी पीछे छोड़ चुका है। 起 Can Indians become rich before India grows old? Because at some point, this population dividend, the young people entering the labor force, we're going to have far fewer of them. India doesn't have a lot of immigration. And so the Indian population will age. You're already seeing it. 印度人口 इंडिया के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया चाइना जैसी इंडस्ट्रियलाइज्ड पाथ को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म अब तक पूरा नहीं हुआ है। इंडियन लोकल लैंड ओनर्स बेहद पावरफुल हैं और रियल एस्टेट की कीमतें इतनी एब्सर्डली हाई हैं कि प्रोडक्शन का कुल खर्च बहुत बढ़ जाता है। ऐसे हालात में मोदी का मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का ड्रीम कई लोगों को सिर्फ एम्प्टी टॉक या सिंबॉलिक स्लोगन की तरह ही लगता है। अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करे। 莫迪曾承诺 मोदी ने एक समय वादा किया था कि वो 100 मिलियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की इनकम में इंक्रीज करेंगे और रिच और पुअर के बीच का वेल्थ गैप कम करेंगे। लेकिन हकीकत में भारत में आज भी 200 मिलियन से ज्यादा लोग लंबे समय से हंगर की स्थिति में जी रहे हैं। सामाजिक माहौल बाहर से भले ही शांत दिखता हो, लेकिन असल में ये गहराई से जुड़े रिलीजियस और रेशियल स्ट्रक्चर की वजह से बना हुआ संतुलन है। If I talk about many years back, maybe that was true because the caste system in India did not allow everyone to perform the same kind of a work. So it was generally the Brahmins, the priests, who were supposed to do this kind of work. But in today's modern world, everything has changed. 不可否 ये बात नकारा नहीं जा सकती कि भारत बदल रहा है, लेकिन दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश का इंतजार नहीं करती। अगर लैंड स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी को जल्दी नहीं तोड़ा गया, तो आज जो मुकाबला भारत ने पार किया है वह एक लॉन्ग रन साबित होगा या फिर एक वन वे स्ट्रीट, ये अभी भी निश्चित नहीं है। 是不是报道？ सबसे पहले स्वेचिया ने लिखा है कि इंडिया का लेबर पूल और यंग पॉपुलेशन चाइना के लिए डायरेक्ट कंपटीशन बन रही है। ग्लोबल कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से इंडिया को चुन रही हैं। अगर रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा लीप ले सकता है। उसके बाद बयून ने लिखा है कि इंडिया को पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व करना होगा, जैसे रोड्स, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स। चाइना में सप्लाई चेन पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, इंडिया में ये अभी मिसिंग है। वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनना इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ओ ने लिखा है कि एप्पल का इंडिया में शिफ्ट होना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्योंकि इंडिया स्टेबल और डेमोक्रेटिक ऑप्शन है। ग्लोबल ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है।
उसके बाद नील जो ने लिखा है कि इंडिया में ब्यूरोक्रेसी और स्लो अप्रूवल्स इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट करते हैं। चाइना की स्पीड और एफिशिएंसी कहीं फास्टर है। इंडिया ड्रीम्स बिग लेकिन एग्जीक्यूशन अभी वीक है। उसके बाद डिगिंग ने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं चलता, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी चाहिए। चाइना की फैक्ट्रीज 24 घंटे 7 दिन उत्पादन क्षमता देती हैं। इंडिया में अभी भी लेबर स्ट्राइक और इरेगुलरिटीज कॉमन है। उसके बाद मिस्टर हुआंग ने लिखा है कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया इसलिए चुन रही हैं क्योंकि चाइना एक्सपेंसिव हो रहा है, नॉट बिकॉज इंडिया मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंसी गैप बहुत बड़ा है, कंपटीशन में सिर्फ कॉस्ट फैक्टर काफी नहीं। उसके बाद डगलस डब्ल्यू ने लिखा है कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। यूएस, जापान और ताइवान ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट को। ये चाइना के फेवर में नहीं जा रहा। उसके बाद 19,773 गुणाचार ने लिखा है कि चाइना ने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डिकेड्स में बनाया है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पूरा चेन चाइना में है। इंडिया को इसे रेप्लिकेट करने में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद तोंगाउतंग ने लिखा है कि चाइना रोबोटिक्स, एआई और ऑटोमेशन में पहले ही सुपर एडवांस्ड है। इंडिया अभी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर है, गैप बहुत बड़ा है। उसके बाद डेसएनएम ने लिखा है कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यूथ प्लस इंग्लिश लैंग्वेज एडवांटेज। ग्लोबल सप्लाई चेन में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन आसान होता है, चाइना को यह कभी नहीं मिला। उसके बाद VRV 7196 ने लिखा है कि इंडिया को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैंड एक्विजिशन की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। मैन्युफैक्चरिंग का फाउंडेशन इकोनॉमी की बेसिक्स पर डिपेंड करता है। इंडिया अभी अनइवन स्टेज पर है। उसके बाद लोन रेंजर ने लिखा है कि इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी चाइना को चैलेंज कर रहा है। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। स्लो बट स्टेडी ग्रोथ इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है। उसके बाद जैकैर्ड ने लिखा है कि इंडिया स्लोगन्स जल्दी देता है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत लेट होता है। चाइना का मॉडल डिसिप्लिन प्लस सेंट्रल प्लानिंग पर बेस्ड है, ये इंडिया में पॉसिबल नहीं। उसके बाद शु वेंगुई ने लिखा है कि इंडिया में आईटी प्लस मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन रेयर बेनिफिट देता है। चाइना सॉफ्टवेयर साइड में उतना स्ट्रांग नहीं है। टेक इंटीग्रेशन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए की है। उसके बाद ए हेगेमनी ने लिखा है कि इंडिया विदेशी निवेशकों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि रूल्स बार बार बदलते हैं। पॉलिसी स्टेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल है। इंडिया को अभी लॉन्ग टर्म बिहेवियर दिखाना होगा।